हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। ओके दोस्तों, अब जो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल की बात करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल अगर अपन सबसे पहले पकड़ते तो कंट्रोल में आप अगर विजुअलाइज करो तो सबसे पहले हमने कवर अप किया था दैट इज ऑब्जेक्टिव वाइज कंट्रोल। देन इसके बाद हमने कवर किया था आईएस रिसोर्सेज वाइज कंट्रोल एंड थर्ड हमने कवर किया था दोस्तों ऑडिट फंक्शन वाइज कंट्रोल। ओके, ऑब्जेक्टिव वाइज कंट्रोल में हमने कवर अप कर दिया, बोलते जाए फटाफट से, डिटरेंट कंट्रोल, प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल एंड करेक्टिव कंट्रोल। ओके, नाउ प्रिवेंटिव कंट्रोल पे, डिटरेंट कंट्रोल पे क्या था कि वहां पे प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या था, वल्नरेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया था, पहले वल्नरेबिलिटी को ढूंढे, उससे होने वाले थ्रेट को समझे एंड देन कंट्रोल लगा दें। ओके, देन इसके बाद आता है डिटेक्टिव कंट्रोल। डिटेक्टिव कंट्रोल मतलब मैंने क्या बताया था, एरर को फाइंड आउट करना है और अपने को रिपोर्ट कर देना। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, सबसे पहले लॉफुल सिचुएशन को समझना है, लॉ समझना है, देन इसके बाद अनलॉफुल एक्टिविटीज को रिपोर्ट कर देना है। तीसरा था हम जो प्रिवेंटिव कंट्रोल है उससे हम इंटरेक्ट करेंगे, भाई प्रिवेंटिव कंट्रोल से कुछ काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओके, एंड प्रिवेंटिव कंट्रोल भी नहीं लगा तो लास्ट पॉइंट था सरप्राइज चेक। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों करेक्टिव कंट्रोल। करेक्टिव कंट्रोल क्या था, टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ द थ्रेट। वहां पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कवर अप किया था। नंबर 1 जो था दैट इज कॉल्ड एज कॉज ऑफ द प्रॉब्लम समझना है, देन इसके बाद रेमेडीज लानी है, देन इसके बाद जो है प्रिवेंटिव डिटेक्टिव कंट्रोल से इंटरेक्शन करना है, देन इसके बाद थ्रेट को मिनिमाइज करना है, फोर्थ एरर को करेक्ट करना है, सिक्स जो है मॉडिफाई कर देना सिस्टम को, एज सिंपल एज दैट। ओके, देन इसके बाद हमने कवर अप किया था आईएस रिसोर्सेज वाइज कंट्रोल। आईएस रिसोर्सेज वाइज कंट्रोल में आईएस रिसोर्सेज के हिसाब से कंट्रोल लगाना है, दैट इज हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, डेटा हो गया, नेटवर्क हो गया, स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, सब बहुत सारी चीजों को क्या करना, अपने को प्रोटेक्ट करना है। ओके, उसके लिए हमने 3 कंट्रोल बताए थे आपको, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या था, वो डिवाइसेस, फिजिकल डिवाइसेस जिसके थ्रू आप टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे हमने टाइप्स कवर किया था, 3 तरीके के लॉक कवर किए थे, 3 तरीके के आइडेंटिफिकेशन ट्रिक कवर की थी, 2 तरीके का लॉगिंग प्रोसीजर कवर किया था एंड अदर कवर किया था। याद आया क्या, तो 3 लॉक कौन कौन सा था, बोल्टिंग डोर लॉक, सिफर लॉक एंड इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक। आइडेंटिफिकेशन में क्या था, पिन था, देन इसके बाद जो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बैजेस था वहां पे, एंड देन प्लास्टिक कार्ड था, राइट। लॉगिंग में 2 थे, दैट इज कॉल्ड एज मैनुअल लॉगिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग। ओके, एंड देन अदर्स में आप बहुत सारी चीजें वहां पे आप दिमाग में फिट कर लेना, वीडियो कैमराज हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, डेड मैन डोर हो गया, कंट्रोल्ड ओवर कंट्रोल्ड विजिटर एक्सेस है, कंट्रोल ऑफ आउट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉइज था। ओके, देन इसके बाद सिंगल एंट्री पॉइंट होना चाहिए, डेड मैन डोर था। तो इस तरीके की ये सारी चीजें वहां पे कवर अप थी। तो इस तरीके से हमारा जो है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल कंप्लीट हो गया। नाउ कंट्रोल का अहम मुद्दा आता है दैट इज लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल हमने बताया 3 चीजें पढ़नी है। एक तो कौन कौन से लोग हैं जो एक्सेस कंट्रोल को डिस्टर्ब कर सकते हैं, दैट इज वायलेटर्स। ओके, सेकंड था टेक्निकल एक्सपोजर एंड थर्ड था दोस्तों एसिंक्रोनस एक्सपोजर एंड फोर्थ था लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल अक्रॉस द सिस्टम। तो 2 चीजों में हमने डिवाइड किया हुआ था इसको। नंबर 1 पहला क्या था कि कौन कौन लोग हैं जो बर्बाद कर सकते हैं, और बर्बाद करेंगे तो किस तरीके की बर्बादी हो सकती है, 2 तरीके की, टेक्निकल एक्सपोजर हो सकता है, एसिंक्रोनस एक्सपोजर हो सकता है। तो ये ऐसे एक्सपोजर ना हो इसके लिए हमने क्या लगाया था, कंट्रोल लगाया था, एंड कंट्रोल का टाइटल हमने क्या दिया था, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल अक्रॉस द सिस्टम। पूरे सिस्टम में जो है हमें हर जगह पे आईडी एंड पासवर्ड जैसी चीजों को यूज करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर, राइट। ओके, तो चलिए आइए यहां से शुरू करते हैं दोस्तों लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। ओके, सबसे पहले हमारे पास यहां पे जो है कवर कर लेते हैं वायलेटर्स को। ओके, तो मैंने लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में आपको यहां पे डायग्राम भी दिया हुआ था। यस, डायग्राम ये रहा यहां पे। यस, ये हमने बताया था लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। याद है क्या, ये लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, और इसमें हमने बताया था साहब 3 चीजें अपने को कवर करनी। नंबर 1 इज वायलेटर कवर करना है। ओके, नंबर 2 जो था वायलेटर के साथ साथ वायलेटर कवर करना है, देन इसके बाद एक्सपोजर की हमने बात की थी यहाँ पे। ओके, एंड देन कंट्रोल की बात की थी। तो सबसे पहले हम क्या कवर कर रहे हैं दोस्तों, वायलेटर कवर कर रहे हैं। आ जाइए ना, सी यहां पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे वायलेटर्स, बहुत तरीके के यहाँ पे पर्सन्स दिए हुए हैं जो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल को अफेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 हैकर।
ना हु इज द हैकर? हैकर कौन होता है दोस्तों? हैकर हम अपनी अगर दुनिया में समझते हो हैकर का मतलब, तो हैकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास इंटरनेट होता है, ओके, और वो जहां पे भी है, जिस जगह पे भी है, उस जगह से इंटरनेट के जरिए वो मेरे सिस्टम को क्या कर सकता है? हैक कर सकता है। मतलब क्या कर सकता है? हैकर इज अ पर्सन हु कैन डू व्हाट? अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम। तो हैकर कौन होता है? जो इंटरनेट के जरिए वर्चुअल तरीके से आपके सिस्टम में घुस के अनऑथराइजली आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है। बराबर है? यस। तो हैकर एक्चुअल में दो तरीके से होते हैं। तो वो घुस तो सकता है सिस्टम में, बट ये तो ये हो सकता है कि भाई आपको सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा हो और आप ऐसे लोगों को चाहते हो कि भाई वो सिस्टम के अंदर घुसे और वो जो भी एरर्स वगैरह आ रहा है वो रिमूव करे। तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? इथिकल हैकर्स। वो सिस्टम में घुसते तो हैं बट वो अनऑथराइजली नहीं घुसते, विद परमिशन घुसते हैं और आपके सिस्टम को रिपेयर करते हैं, राइट? तो इथिकल हैकर्स होते हैं। एंड जो अनइथिकल हैकर्स होते हैं उनको हम क्रैकर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रैकर। और क्रैकर का काम क्या होता है? हु एंटर्ड इनटू द सिस्टम थ्रू इंटरनेट अनऑथराइज्ड to access the data or to corrupt the program। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं साहब? लॉजिकल एक्सेस वायलेटर। आया बात समझ में? यस। तो यहां पे हैकर में आप लिख लेना अनइथिकल हैकर्स। अनइथिकल हैकर्स जिसको हम क्रैकर भी बोलते हैं, कैन एंटर इनटू द सिस्टम, एंटर इनटू द सिस्टम थ्रू इंटरनेट, through internet and unauthorizedly, obviously unauthorizedly, and access the data or harm the system, harm the system। clear? yes। दूसरे होते हैं एम्प्लॉइज। ये क्या होते हैं? दे कैन बी ईदर ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड। अब मैंने बताया था आपको, से सपोज मान लो ये एम्प्लॉइज है और ये पूरा सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये मॉड्यूल हो गया, ये मॉड्यूल हो गया, ये मॉड्यूल होगा, ओके। नाउ अब इसके पास क्या था साहब? आईडी एंड पासवर्ड तो था, बट इस आईडी पासवर्ड से वो सिर्फ ये वाले डेटा को एक्सेस कर सकता था। जैसे से सपोज मान लो ये प्रोफेसर है, ठीक है। अब प्रोफेसर है और उसको अटेंडेंस लेना है, ओके। कॉलेज का प्रोफेसर, उसको अटेंडेंस लेना है, तो अटेंडेंस वाला पोर्टफोलियो मैंने उसको एक्सेस करने के लिए दे दिया था, बट यहाँ पे बैलेंस शीट रखा हुआ था, यहाँ पे पेरोल सिस्टम था, पेमेंट करने वाला, तो उसको पेरोल से कोई मतलब नहीं, बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं, तो वो जो था इस सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता था। तो इस केस में क्या है? ये जो प्रोफेसर है ये ऑथराइज्ड यूजर है, बट किसके लिए? सिर्फ इस मॉड्यूल के लिए। इस मॉड्यूल के लिए क्या हो जाएगा? वो अनऑथराइज्ड हो जाएगा। आ रहा है बस? तो एम्प्लॉइज जो है वो ऑथराइज्ड भी हो सकता है, अनऑथराइज्ड भी हो सकता है, और अनऑथराइज्ड यूजर है, ध्यान से समझना। अगर क्या वो इस बैलेंस शीट और पेरोल को एक्सेस कर सकता था? यस, कर सकता था, अगर हमने वहां पे क्या नहीं दिया होता? लेवल ऑफ एक्सेस राइट नहीं दिया होता। इफ देयर इज लैक ऑफ, लिख लेना यहां पे, ये पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं ये एम्प्लॉइज में आप लिख लेना। इफ देयर इज लैक ऑफ लेवल ऑफ एक्सेस राइट, लैक ऑफ लेवल ऑफ एक्सेस राइट provided to employees, he can access system unauthorizedly, right? yes। क्लियर है? बिल्कुल। तीसरा आता है दोस्तों IS पर्सनल। They have easiest to access to computerized information because they are what? Computer expert. So they can, because they are allowed to access what? Computer system. So if their mens rea, if they are having what? Guilty mind, they can access the system unauthorizedly, right? तो लिख लो वहां पे, since they are computer expert, since they are computer expert, right? They can access the system, they can access the system unauthorizedly, yes। clear? yes। former employees क्या होता है? former employees क्या होता है दोस्तों? organization should be cautious about former employees who have left the organization on unfavorable terms। now आपने क्या किया?
कभी कभी हो जाता है ऐसा कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स होते हैं वो एम्प्लॉइज को अपने बेनिफिट के लिए कभी प्रताड़ित करते हैं या कभी ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देते हैं या कभी उनको मार देते हैं सबके सामने, राइट। तो इस एम्प्लॉय का ना जो कलेजा जो है वो हर्ट हो जाता है। अब ये जो कलेजा इनका हर्ट हो गया तो ये सांप क्या बन जाता है, फॉर्मर एम्प्लॉइज बन जाता है। ये उस आस्तीन के सांप जैसा हो जाता है कि जिसको कभी भी मौका मिलेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को बर्बाद कर सकता है। तो जो फॉर्मर एम्प्लॉइज होते हैं उनको हम बोलते हैं खदेड़ा हुआ एम्प्लॉइज, भगाया हुआ एम्प्लॉइज, राइट। तो ऐसे एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी भी अनऑथराइज्ड यूजर बन सकते हैं। तो दे कैन बिकम व्हाट, अनऑथराइज्ड यूजर एंड एक्सेस द ट्रांजैक्शन विदाउट परमिशन, राइट। तो ये जो एम्प्लॉइज होता है ये एक्चुअल में क्या होता है, हु लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अनफेवरेबल टर्म। आपने उसको सैलरी बिना दिए भगा दिया तो ये हमेशा सोचेगा कि भाई मुझे कैसे मौका मिल जाए कि मैं ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद कर दूं, राइट, यस। तो विदाउट परमिशन, क्लियर। देन इसके बाद आता है एंड यूजर। एंड यूजर भी समटाइम्स इट इज वेरी मच वल्नरेबल टू द सिस्टम बिकॉज ही इज द पर्सन हु एक्चुअली यूजेस द कंप्यूटर सिस्टम, राइट। और अगर इनको किसी ने लालच दे दिया या पेमेंट दे दिया तो ये आपके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है उसके साथ वो छेड़खानी कर सकते हैं। तो दे कैन ऑल्सो बिकम व्हाट, अनऑथराइज्ड यूजर। तो एंड यूजर भी जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद कर सकता है। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल, देखो यहाँ पे आगे क्रैकर, आगे बात समझ। तो ये कौन है, अनइथिकल हैकर्स। दे आर वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड, right, they know how to steal the data without taking permission from one computer system, okay। then इसके बाद होता है पार्ट टाइम टेम्परेरी पर्सनल्स। तो आप उनको से सपोज आउटसोर्स कर ले तो फॉर द टाइम बिंग के लिए, चलो यार मेरा एम्प्लॉइज अवेलेबल नहीं है तो आप कंप्यूटर एक्सपर्ट हो, आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओ, ओके। वेंडर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, आपने सॉफ्टवेयर परचेज किया तो उसके वेंडर्स को आपने अलाउ कर दिया कंप्यूटर एक्सेस करने के लिए। तो इस केस में दे नोज व्हाट आर द लूप होल्स इन द सिस्टम, व्हाट आर द लूप होल्स इन द सॉफ्टवेयर, they can very easily, okay, manipulate the data or program which is available in the computer system। तो organized criminal जैसे क्रैकर हो गया, पर्सनल्स आपके एम्प्लॉइज हो गए, वेंडर्स कंसल्टेंट्स हो गए, राइट। तो ये सब जो है ये वायलेट कर सकते हैं एंड आपके डेटा को अनऑथराइज्डली एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर अब ये 6 पॉइंट अपने को याद करना है तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोलता हूं मैं, ध्यान से समझना, ये सेकेंड से लेके 5th पॉइंट तक, दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं, सेकेंड से लेके 5th पॉइंट तक ये एम्प्लॉइज है, ओके। तो कौन कौन से एम्प्लॉइज आगे ध्यान से समझ लेना। पहला हो गया एम्प्लॉय, दूसरा है आईएस एम्प्लॉय जिसको कंप्यूटर का नॉलेज होता है, फॉर्मर एम्प्लॉइज खदेड़ा हुआ एम्प्लॉइज, एंड द लास्ट में एंड यूजर। ये 4 याद रहेगा, यस। और एक हैकर और एक क्रैकर, खत्म। तो हैकर मतलब हैकर हो गया एंड क्रैकर मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल हो गया। तो ये 4 चीजें और हैकर एंड क्रैकर। तो क्लियर रहेगा या नहीं रहेगा, यस। तो यहाँ पे टिप्स जो हो जाएगा याद रखने के लिए मैंने सिंपल लैंग्वेज में दे दिया, दैट इज 4 एम्प्लॉइज रहेंगे प्लस एक हैकर रहेगा और एक क्रैकर रहेगा। तो क्रैकर इस कौन है बेटा, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल है, ओके। तो 4 एम्प्लॉइज कौन कौन से एम्प्लॉइज है, आईएस एम्प्लॉइज है, फॉर्मर एम्प्लॉइज है, एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एंड यूजर, एंड देन वन इज हैकर एंड अनदर इज ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों, लॉजिकल एक्सेस वायलेटर इन लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। ये ऐसे लोग हैं जो आपके आईडी पासवर्ड को मिस यूज करके आपके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है, यस। ना अब आता है दोस्तों, अगर ऐसा कुछ होगा, ओके, तो अगर ऐसे वायलेटर्स आएंगे और आईडी पासवर्ड को अफेक्ट करेंगे, डेटा को अनऑथराइज्डली एक्सेस कर सकते हैं, तो इनकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगा। व्हाट आर द टेक्निकल एक्सपोजर इन लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। व्हाट आर द टेक्निकल एक्सपोजर। टेक्निकल एक्सपोजर का मतलब हो गया ये देखो, अनऑथराइज्ड इंप्लीमेंटेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। मतलब ये किसकी बात कर रहा है, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, इंटीग्रिटी अफेक्ट हो रही है। अफेक्ट व्हाट, इंटीग्रिटी, राइट। तो अफेक्ट व्हाट, डेटा इंटीग्रिटी एंड टेक्निकल एक्सपोजर। ये कौन कौन से टेक्निक्स हो सकते हैं। नंबर 1 आता है डेटा डिडलिंग। क्या आ रहा है दोस्तों, डेटा डिडलिंग आ रहा है। तो चलो आ जाओ डेटा डिडलिंग देख लेते हैं। नो, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा डिडलिंग। अगर आप यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आप अगर इसको देखो, डेटा डिडलिंग मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ डेटा डिडलिंग का। ये रहा, ओके। यस, इमेजेस में आते, ये रहा। नाउ अब आप यहां पे अगर देखो, ओके,
तो इस डायग्राम में आप देखो तो इसने क्या किया हुआ है, डेटा डिडलिंग किया हुआ है। नाउ टाइम कीपिंग सिस्टम एंड पेरोल सिस्टम, दो सिस्टम है। एक क्या बोल रहा है, एक सिस्टम क्या है दोस्तों, जो समय को प्रॉपर तरीके से क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है कि किस इंप्लॉई ने किस टाइम पे कौन सा डेटा एक्सेस किया हुआ है, दिख रहा है आपको, यस। एंड दूसरा पेरोल सिस्टम है, तो ये बोलता है कि जिस इंप्लॉय ने जितने घंटे काम किया उसको हम पेमेंट करेंगे। तो एक सिंपल ये दो डेटाबेस था, तो अपने पास एक सॉफ्टवेयर था, से सपोज मान लो ईआरपी सिस्टम है, ओके। और ईआरपी सिस्टम में ये क्या बोल रहा है, ईआरपी सिस्टम में बोल रहा है कि अपने पास दो सिस्टम अपन मैनेज कर रहे हैं, एक तो है टाइम कीपिंग सिस्टम और दूसरा जो है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, यस, पेरोल सिस्टम, जहां पे अपने को पेमेंट करना है। तो एक मुझे डेटाबेस दिखा रहा है कि इंप्लॉय ने कितने घंटे काम किया है, ओके। और पेरोल सिस्टम जो है वो ये बता रहा है, पेरोल सिस्टम जो है वो ये बता रहा है कि उस आवर्स के हिसाब से जो रेट हमने फिक्स किया है, ओके, उसको हमें कितना पेमेंट करना है। तो अब यहां पे क्या हुआ, जो हैकर था, जो एम्प्लॉइज था, उसको कंप्यूटर एक्सपर्ट का भी नॉलेज था, तो उसने देखो यहां पे क्या बोला, टाइम कीपिंग में कितना दिख रहा है बेटा, 1246 बरेटी सैली करके है यहाँ पे, उसने 52 आवर्स काम किया हुआ है। कितने, 52 आवर्स काम किया। जॉनसन ने कितना काम किया, 40, ओके। तो इसने यहाँ पे जब जॉनसन एम्प्लॉइज था और बैरेटी भी जो था एम्प्लॉय था, तो बैरेटी ने अपना अटेंडेंस सिस्टम में जाके उसने फीड किया कि भाई मैंने इतने टाइम से इतने टाइम तक काम किया, उसमें टाइम कीपिंग सिस्टम में रिकॉर्ड हुआ 52, ओके। बट यहाँ पे क्या हुआ, डेटा डिडलिंग हुआ। जैसे उसने टाइम कीपिंग सिस्टम में रिकॉर्ड किया, जैसे आप अटेंडेंस सिस्टम में आप अंगूठा लगाते हो तो वो रिकॉर्ड कर लेता है कि इस टाइम पे अपन ने एंट्री की है, ओके। तो ऐसे ही उसने किया, तो जैसे ही एंट्री किया और जब एग्जिट हो रहा था, तो ये जब दोनों बार उसने थंब इंप्रेशन लगाया तो सिस्टम ने वो कैलकुलेट कर लिया और 52 आवर्स लिख के रख दिया। अब यहाँ पे जॉनसन ने कितने घंटे काम किया, 40 घंटे काम किया। कितने घंटे काम किया दोस्तों, 40 घंटे काम किया। जॉनसन की आईडी कितनी थी, 1305, एंड बैरेटी की जो आईडी थी वो कितनी थी, 1246, ओके। तो ये जॉनसन ने क्या किया, जॉनसन ने बोला यार मैं तो 40 घंटे काम किया और बैरेटी जो है वो 52 आवर्स काम कर चुका है, तो एक काम करते पेरोल सिस्टम में जाते हैं। तो पेरोल एक डेटाबेस था, तो जहां पे हमने वो रिकॉर्ड किया हुआ था कि जितनी उसको सैलरी पे करनी, तो किस रेट के बेस के हिसाब से सैलरी पे करना है, ओके। तो टाइम कीपिंग में तो ये रिकॉर्ड हो गया, बट जैसे ही डेटा टाइम कीपिंग से पेरोल पे जा रहा था, उसने डेटा डिडलिंग कर दिया। और उसने डेटा डिडलिंग में क्या किया कि जो जॉनसन का 40 आवर्स था, ध्यान से समझना, वो बैरेटी के एम्प्लॉय आईडी में डाल दिया, ओके। और जो बैरेटी का 52 आवर्स था उसने अपने एम्प्लॉय आईडी में डाल दिया। आ रहा है बात समझ में, यस। तो यहां पे इसने क्या किया, पेरोल में डेटा पहुंचता एज इट इज जो टाइम कीपिंग में रखा हुआ था, तो पेरोल में पहुंचने के पहले ही डेटा को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया। मतलब डेटा सिस्टम में पहुंचता इसके पहले ही डेटा को डिडल कर दिया गया, मतलब जो डेटा जहां पे जा रहा था वहां पे ना भेज के दूसरी जगह पे भेज दिया गया, ओके। एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो जॉनसन को अब 40 आवर्स की सैलरी मिलने वाली थी, अब वो कितनी मिल रही है दोस्तों, 52 आवर्स की मिल रही है। तो जॉनसन यहां पे मजे ले गया। देखो क्या बोलता है, डेटा डिडलिंग इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ डेटा बिफोर और एज दे आर एंटर्ड इनटू द सिस्टम, राइट। तो यहां पे ये टाइम वाला सिस्टम था, आवर्स यूटिलाइज्ड, ओके। और दूसरा सिस्टम जो था दैट इज पेरोल। जैसे टैली में आपका होता है अकाउंट एंट्री का अलग मॉड्यूल होता है, राइट। इसके बाद बैलेंस शीट का अलग मॉड्यूल होता है। आप इस सॉफ्टवेयर पे देखो, होम मॉड्यूल अलग है, इंसर्ट मॉड्यूल अलग है। उसी तरीके से ईआरपी सिस्टम था, और ईआरपी सिस्टम में टाइम मॉड्यूल अलग था एंड पेरोल मॉड्यूल अलग था। तो इसने क्या किया, जैसे ही यहाँ पे डेटा आया 52 आवर्स, तो इस यहाँ पे पहुंचता डेटा, इसके पहले ही यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, डेटा डिडलिंग हो गई। क्या होगी, डेटा डिडलिंग हो गई। जहां पे डेटा जाना चाहिए था वहां पे नहीं गया, दूसरी जगह पे डेटा चला गया। तो लिखा है डेटा डिडलिंग इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ डेटा बिफोर और एज दे आर एंटर्ड इनटू द सिस्टम। तो चेंज हो जाता है एंटर होने के पहले ही। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉल्स डेटा एंट्री। क्या मैं बराबर बोल रहा हूं दोस्तों, यस। फॉल्स डेटा एंट्री दैट कैन बी पॉसिबल बाय मिस्टेक और बाय फ्रॉड। तो इस केस में जो मैंने आपको एग्जांपल, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज फ्रॉड। आगे बात समझ में, यस। तो यहां पे डेटा डिडलिंग में आप एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल लिख लो, यस। डेटा डिडलिंग में आप एग्जांपल लिख लेना। श्याम हैज
manipulated hours worked of RAM, hours worked by Ram, that is 50 hours in his account. In his account before data reach into the payroll system. Clear? Yes. So Shyam has manipulated hours worked by Ram, that is 50 hours, in his account before data reach into the payroll system. तो उसने चेंज कर दिया, मतलब अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायग्राम भी आप ले लेना, राम ने और श्याम ने काम किया था, hours worked. ओके, राम ने कितना काम किया था, 50 घंटे, इसने किया था 40 घंटे, तो यहीं पे पेरोल में आ जाएगा. ओके, पेरोल में पहुंचता है, इसके पहले क्या हो गया, डेटा डिडलिंग हो गई, डेटा डिडलिंग हो गई, और जो ये 50 वाला था वो कहां पे आ गया दोस्तों, यहां पे श्याम में आ गया, और 40 वाला कहां पे चला गया, राम के में चला गया. क्लियर और नॉट क्लियर? यस. तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, डेटा सिस्टम में जाने के पहले ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. यहां पे आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, डेटा सिस्टम में जाने के पहले ही चेंज हो जाएगा, मतलब यहां पे क्या हो सकती है, फॉल्स एंट्री हो सकती है. तो प्रोसेस ऑफ फॉल्स एंट्री इज कॉल्ड एज व्हाट, डेटा डिडलिंग. क्लियर है? यस. नाउ इसके बाद आता है दोस्तों क्रिसमस कार्ड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्रिसमस कार्ड? अगर आप देखो तो इसने बोला है क्रिसमस कार्ड इज एन वेल नोन एग्जांपल ऑफ ट्रोजन. तो देयर इज अ ट्रोजन हॉर्स वायरस, ओके, एंड उसमें से जो क्रिसमस कार्ड है एक उसका एग्जांपल है. तो ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, क्रिसमस कार्ड इज एन एग्जांपल ऑफ डैट डैट डैश, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन सही है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रोजन हॉर्स. तो इस तरीके से मैं आपको बोलता हूं कि आपको जब मेरी बुक्स पढ़नी है दोस्तों, तो हर एक चीज पढ़नी है. तो हो सकता है उसने क्रिसमस कार्ड डायरेक्टली आपसे एक्सप्लेनेशन ना मांगा हो, बट एमसीक्यू में कोई पर्टिकुलर पॉइंट उठा के पूछ सकता है. तो यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी वर्ड्स, बट देयर इज नो नीड टू मग अप ईच एंड एवरी वर्ड्स. तो जस्ट आप उसको पढ़ के छोड़ दो, और मैं गारंटेड बोलता हूं कि अगर आपने पढ़ के छोड़ दिया है उसको, एटलीस्ट 1 या 2 बार आपने पढ़ लिया, तो जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में आएंगे तो आपको एक ग्लिम्स, आपको एक विजन आ जाता है, और आपको वो चीजें याद आ जाती है, और आराम से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो. यहां तक क्लियर हो? यस. नाउ क्रिसमस कार्ड क्या बोलता है? क्रिसमस कार्ड इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रोजन. तो एक वायरस है, एंड वाज डिटेक्टेड ऑन इंटरनेट ईमेल ऑफ आईबीएम सिस्टम. तो एक सिस्टम था हमारे पास, आईबीएम कंपनी है, आईबीएम कंपनी ने एक सिस्टम बनाया हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मेल सर्वर. आईबीएम का अपना, जैसे जीमेल सर्वर होता है वैसे ही आईबीएम का अपना एक मेल सर्वर था. ओके, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज, यहाँ पे जो स्टोर होते थे वो ईमेल स्टोर होते थे. ओके, तो ये सब ईमेल यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है. एंड बहुत सारे आईबीएम के एम्प्लॉयज थे जो इस मेल सर्वर के थ्रू एक दूसरे को क्या कर रहे थे, मेल सेंड कर रहे थे. ओके, तो इस तरीके से वो अपनी अपनी जो मैसेजेस है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे. नाउ यहां पे कौन बैठा हुआ था, हैकर बैठा हुआ था, और इस हैकर ने इस सिस्टम में क्या डाल दिया दोस्तों, वायरस डाल दिया. इसने इंसर्ट अ वायरस, एक सिस्टम में क्या डाल दिया, वायरस, जिसका नाम था क्रिसमस कार्ड. क्लियर? यस. अब इसने क्रिसमस कार्ड इस सिस्टम में डाल दिया. नाउ अब देखो क्या हुआ, जैसे ये क्रिसमस कार्ड इस सिस्टम में गया, इस सिस्टम के जो एप्लीकेशंस थे, जो वेबसाइट्स थी, उसके लॉजिक पे, उसके प्रोग्राम पे गया. ओके, तो क्या हुआ देखो, ऑन टाइपिंग द वर्ड क्रिसमस इट विल ड्रॉ द क्रिसमस ट्री एज एक्सपेक्टेड. सपोज मान लो ये कंपोज कर रहा है, एक ड्राफ्ट ईमेल कर रहा है, ओके, और उसको क्रिसमस डे विश करना है, मेरी क्रिसमस बोलना है. तो इसने यहाँ पे टू में हेडिंग डाला, ओके, सीसी में डाला, एंड सब्जेक्ट मैटर में दैट इज उसने कांग्रेट्स किया, ग्रीट किया, ओके, और वहां पे लिखा मेरी क्रिसमस. क्या लिखा, मेरी क्रिसमस. ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि उसने ऑफिशियल मेल लिखा हो, बहुत सारा ऑफिशियल मेल, यहाँ पे ये पूरा लिख दिया, एंड लास्ट में उसने लिखा हो मेरी क्रिसमस. द मोमेंट ही राइट द वर्ड क्रिसमस, ये लिखा हुआ है, द मोमेंट ही राइट द वर्ड क्रिसमस इट विल ड्रॉ द क्रिसमस ट्री एज एक्सपेक्टेड. तो यहाँ पे जैसे उसने क्रिसमस लिखा, तो यहाँ पे एक क्रिसमस ट्री,
ये ड्रॉ हो जाता है यहाँ पे, तो ये इस तरीके से क्रिसमस ट्री यहाँ पे ड्रॉ हो गया। ओके ना, अब देखो आगे क्या होता है ना, ये बोलता है बट इन एडिशन इट विल सेंड कॉपीज ऑफ सिमिलर आउटपुट टू ऑल अदर यूजर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क एंड बिकॉज ऑफ दिस मैसेज ऑन अदर टर्मिनल्स other users cannot save their half finished work। क्या मतलब बोला, on typing the word Christmas it will draw the Christmas tree as expected but in addition it will send copies of similar output to all other users। तो जैसे ही इसने ड्राफ्ट किया मेल, आ रहा है बात समझ में, तो इसकी एक कॉपी, इस मेल की एक कॉपी, अब सब लोग अपना अपना काम कर रहे होंगे यहाँ पे, ये भी अपना काम कर रहा होगा, 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 ईमेल कुछ ना कुछ सब लोग ड्राफ्ट कर रहे होंगे। जैसे इसने क्रिसमस लिखा तो इसने क्रिसमस ट्री बनाया और अगेन इसकी कॉपी जो है सबको ऑटोमेटिकली भेज दिया। ठीक है, अब सबके पास एक क्या आया दोस्तों, मेल मैसेजेस आया। क्या आया, मेल मैसेजेस आया। अब जैसे उन्हें मेल मैसेजेस ओपन किया, देखो यहां पे क्या होएगा, अब ट्रोजन प्रोग्राम्स ना, यहाँ पे ऑल अदर ओके बिकॉज ऑफ दिस मैसेज ओके अदर यूजर्स कैन नॉट सेव देयर हाफ फिनिश्ड वर्क। तो जैसे ही ये मैसेज आया, जैसे ही ये मैसेज सबके पास गया, तो जो लोगों का पेंडिंग काम पड़ा हुआ था, ओके, तो वो पेंडिंग काम जो था वो अब उसको सेव नहीं कर पाए, क्योंकि जब सेव कर रहे थे, जब वो अपने प्रोग्राम को, हाफ फिनिश्ड प्रोग्राम को सेव कर रहे थे, तो बार बार ये क्रिसमस ट्री अपीयर हो रहा था, ब्लिंक हो रहा था। और जैसे ही उनने उस क्रिसमस ट्री को क्लिक किया कि चलो इसी को आगे सबसे पहले रीड कर लेते, रीड किया, तो जो अनसेव्ड डेटा था, क्या बोला मैंने, जो अनसेव्ड डेटा था, जो यूजर्स ने अनसेव्ड डेटा को सेव नहीं किया था, वो सारे के सारे डेटा यहाँ पे क्या हो गए दोस्तों, डिलीट हो गए। देखो लिखा है यहाँ पे, ट्रोजन प्रोग्राम्स आर हिडन अंडर एनी ऑथराइज्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स जो है वो वहां पे गया और किसी प्रोग्राम के अंदर स्टोर हो गया अपने आप, एंड आर सिमिलर टू बॉम्ब्स बट इट इज नीदर टाइम बेस्ड नॉर इवेंट बेस्ड। ये मैं बॉम्ब पे बताता हूं क्या है, इट इज डाउनलोडेड थ्रू मूवी और म्यूजिक फाइल, ऐसे वायरस आ जाते हैं। ट्रोजन कैन नॉट कॉपी देमसेल्व्स, अपने आप को कॉपी नहीं करता, अनलाइक वॉर्म। तो जब मैं वॉर्म में बताऊंगा तो ये भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा, और जब मैं बॉम्ब बताऊंगा तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके, ये क्या बोलता है, इट्स मेन पर्पज इज टू कम ऑन change or steal the password or modify records or allow illicit users to use the system। जो ट्रोजन हॉर्स होता है दोस्तों, ट्रोजन हॉर्स जो होता है, ये जो वायरस होता है, इट इज अनलाइक वॉर्म। यहां पे लिखा है अनलाइक वॉर्म। अनलाइक वॉर्म मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि ये वॉर्म जैसा नहीं होता। तो वॉर्म क्या होता है, वॉर्म अपने आप को क्या करता है दोस्तों, मल्टीप्लाई करता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है वॉर्म क्या कर रहा है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। वॉर्म पे आऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करता, सबसे पहली बात होगी। ये बोलता है इट इज सिमिलर टू बॉम्ब, बट ये बॉम्ब के जैसा होता है। बॉम्ब का काम है एक्सप्लोड करना, बॉम्ब का क्या काम है, एक्सप्लोड करना। तो ये भी जो प्रोग्राम है, ये जो ट्रोजन प्रोग्राम है, जो क्रिसमस कार्ड प्रोग्राम है, ये अपने आप को एक्सप्लोड करता है। एक्सप्लोड करता है, बॉम्ब नहीं फटता सिस्टम के अंदर। अब ये एक्चुअल में अपने आप को एक्सप्लोड कैसे करता है, जैसे ही ये वायरस एक्टिवेट होता है तो ये सिस्टम के अंदर रखे हुए प्रोग्राम को करप्ट कर देता है। मतलब यहां पे एक्सप्लोजन का मतलब है प्रोग्राम को करप्ट करने से। तो यहां पे बिल्कुल क्रिसमस कार्ड ये रहा, तो क्रिसमस कार्ड बोलता है एंड बिकॉज ऑफ दिस मैसेज ऑन अदर टर्मिनल्स, जैसे ये मैसेज आया क्या बोलता है, अदर यूजर्स कैन नॉट सेव देयर हाफ फिनिश्ड वर्क। तो जो भी उनके अनसेव्ड प्रोग्राम्स थे, अनसेव्ड डेटा थे, वो हमेशा ऑटोमेटिकली परमानेंटली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। समझ में आया ही नहीं है। तो क्रिसमस कार्ड सिंपल लैंग्वेज में मैंने क्या बोला, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रोजन हॉर्स वायरस। ओके, जब इसे टाइप किया जाता है तो ये अपने आप में क्या करता है दोस्तों, एक इमेज पॉपअप करता है, और ये इमेज अपने आप को कॉपी करके हर एक यूजर के टर्मिनल में भेज देता है जो इस टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं। और जैसे ही ये वायरस दूसरे के टर्मिनल में जाता है तो उनके रखे हुए जो उनके डेटा है, जो अनसेव्ड डेटा है, उनको सेव करने नहीं देता। और जैसे ही यूजर इस प्रोग्राम को, इस वायरस को ओपन करने की कोशिश करता है, इट इमीडिएटली इरेज ऑल अनसेव्ड डेटा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरा या नहीं क्लियर है? बिल्कुल। और इस पे आप क्या लिख सकते हो दोस्तों कि इट इज नॉट लाइक व्हाट, बॉम्ब। बॉम्ब के जैसा होता है, इट इज नॉट लाइक बॉम्ब नहीं बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, इट इज नॉट लाइक वॉर्म बट इट इज सिमिलर टू बॉम्ब। तो वॉर्म नहीं है इसलिए वो अपने आप को कॉपी नहीं करता, बट ये बॉम्ब है इसलिए एक्सप्लोड करता है और अनसेव्ड डेटा को डिलीट कर देता है। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको ये वाला जो सेकंड पॉइंट है, दिस पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज इट इज आपको लिखना है यहाँ पे। क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? यस। तो इसके कीवर्ड्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, आप यहां पे सबसे पहले क्या होगा, एक इमेज आएगा, राइट। ये इमेज क्या करेगा, कॉपी करेगा अपने आप को एंड सेंड इट,
to all users, send it to all users, okay, connected with this system, and then क्या करता है, delete all unsaved data। तो इसका बेसिक काम क्या है, अनसेव्ड डेटा को डिलीट कर देता, सिंपल। बाकी ये सेकेंड पैरा अगर आप पढ़ोगे तो पूरी वर्डिंग्स आपको मिल जाएगी। एज इट इज ऑन टाइपिंग द वर्ड क्रिसमस, इट विल ड्रॉ द क्रिसमस ट्री एज एक्सपेक्टेड, बट इन एडिशन इट सेंड कॉपीज ऑफ सिमिलर आउटपुट टू ऑल अदर यूजर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क, ओके, एंड बिकॉज ऑफ हिज मैसेज, this message on other terminals, other users cannot save their half finished work। तो जो भी unsaved डेटा होंगे वो उसको क्या करता है, डिलीट कर देता है। और फिर इसमें दो लाइन और आ जाएगी, वॉर्म के जैसा नहीं होता बट ये डेफिनेटली बॉम्ब के जैसा होता है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? यस। नो दोस्तों, अब सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास बॉम्ब। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है बॉम्ब आता है ना। बॉम्ब क्या है? बॉम्ब भी एक वायरस है, बट बॉम्ब का मेन काम क्या है दोस्तों? एक्सप्लोड करना। एक्सप्लोड करना मतलब क्या हो गया, या तो प्रोग्राम करप्ट होगा, ओके, या तो प्रोग्राम डिलीट होगा, या तो डेटा डिलीट होगा। क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक्सप्लोड कर रहा है। और जब ये एक्सप्लोड करेगा तो इसके अंदर रखे हुए प्रोग्राम एंड डेटा जो है अपने आप डिलीट हो जाते हैं। नाउ अगर आप समझो, एक्सप्लोजन ये जो है वो दो तरीके से करता है। नंबर वन, ओके, एक होता है ये टाइम के बेसिस पे, तो इसको हम बोलते हैं टाइम बॉम्ब। आपने नाम सुना होगा टाइम बॉम्ब, यस। और दूसरा होता है दोस्तों लॉजिक बॉम्ब। टाइम बॉम्ब मतलब क्या होता है, जैसे टाइम बॉम्ब, टाइम सेट हुआ, फट गया बॉम्ब। अब फटेगा तो साहब सबको बर्बाद कर देगा, तो यहां पे टाइम फिक्स होता है। टाइम बॉम्ब ये ऐसा वायरस होता है जहां पे टाइम फिक्स होता है, और इस टाइम पे जो बॉम्ब है अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, और एज अ रिजल्ट वो पूरे प्रोग्राम को बर्बाद कर देता है, डेटा को डिलीट कर देता है। लॉजिक बॉम्ब का मतलब होता है कंडीशनल बॉम्ब, जिसमें कंडीशन डली होती है। से सपोज एग्जांपल मैंने बोला आपको, मैंने एक वायरस डाला। अब वायरस जो फोल्डर था वो था डोंट ओपन दिस फोल्डर। इस फोल्डर का नाम था, तो ये एक फोल्डर है जिसका नाम था आपका डोंट ओपन दिस फोल्डर। अब इसमें लिखा हुआ था डोंट ओपन दिस फोल्डर। तो जब तक इस केस में आप फोल्डर ओपन नहीं करोगे तब तक आपको वायरस जो है आपके सिस्टम को अफेक्ट नहीं करेगा। बट द मोमेंट आप, जिस मोमेंट पे आप इस फोल्डर ओपन कर दोगे, वायरस जो है अपने आप स्प्रेड आउट हो जाएगा और प्रोग्राम को और डेटा को क्या कर देगा, करप्ट कर देगा, डिलीट कर देगा। समझ में आया या नहीं आया? यस। तो यहाँ पे देखो लिखा है, बॉम्ब इज अ पीस ऑफ बैड कोड डेलिबरेटली प्लांटेड बाय एन or supplier of a program that is either, come on, क्या लिखा है, logical based event or time based event which triggers a bomb. The bombs explode when the condition of explosion gets fulfilled, causing the damage. तो आगे बात समझो, डैमेज क्या होगा दोस्तों? प्रोग्राम डैमेज होगा या तो डेटा डैमेज होगा। क्लियर और नॉट क्लियर? However, these programs cannot infect other programs during its circulation. तो जब तक सर्कुलेट हो रहा है वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, unless it gets what, exploded. और एक्सप्लोजन दो तरीके से होगा। नंबर वन, यस कम ऑन, टाइम के बेसिस पे, एंड नंबर टू कंडीशन के बेसिस पे। तो जब तक टाइम नहीं आया या कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तब तक ये कंप्यूटर के किसी भी फाइल को, डेटा को करप्ट नहीं करता है। क्लियर हो? यस, पक्की बात है। यस। तो ये तो हो गया आपका लॉजिक बॉम्ब, राइट। और टाइम बॉम्ब की अगर मैं बात करूं तो टाइम बॉम्ब का ऐसा नाम नहीं है, आप वो कोई सा भी वायरस हो सकता है, ओके, और ये अपने टाइम पे, उसमें टाइम सेट कर दिया जाता है, और वो जो टाइम है जैसे ही आता है वो अपने आप जो है वो एक्सप्लोड हो जाता है। एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूं एक, यहाँ पे यस आ गया मेरे को, बर्थडे बॉम्ब, बर्थडे विश, तो बर्थडे कार्ड आ गया। अब बर्थडे कार्ड आपको आ रहा है और बर्थडे में डेफिनेटली यहाँ पे टाइम होता है, तो इस केस में से सपोज बर्थडे कार्ड किसी हैकर ने आपको भेजा या वायरस प्लांट करने वाले ने भेजा, और से सपोज उसने डाल दिया 5/12 को, ठीक है, तो दिस इज योर बर्थडे, ओके, तो 5 दिसंबर इज योर बर्थडे। तो जब तक ये कार्ड आएगा, से सपोज मान लो आ गया था 1 फेब को आ गया था, तो अब ये जो है 5 फेब जब, सॉरी 5 दिसंबर जब तक नहीं आ जाता है, राइट, तब तक ये एक्सप्लोड नहीं होगा। तो दिस टाइप ऑफ बॉम्ब इज कॉल्ड एज व्हाट, टाइम बॉम्ब। क्लियर है नहीं क्लियर? यस। दोनों का काम एक ही है, एक्सप्लोजन करना, डेटा एंड प्रोग्राम को करप्ट करना। तो बॉम्ब का जो मेन काम है वो आप लिख लेना, इट्स मेन वर्क इज टू व्हाट, डिस्ट्रॉय प्रोग्राम एंड डेटा। क्लियर? यस। नाउ वॉर्म आता है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास वॉर्म। वॉर्म कैसा वायरस है दोस्तों? वॉर्म वो वायरस है जो बॉम्ब जैसा नहीं होता, जो ट्रोजन हॉर्स जैसा नहीं होता, वो अलग जैसा होता है, एकदम अलग होता है। कैसा अलग होता है? वॉर्म क्या करता है दोस्तों, ये सपोज मान लो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है, अब हार्ड डिस्क आपकी 1 TB की है,
ओके, अब यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है और गलती से यहाँ पे अगर एक वॉर्म आ गया, ओके, तो अब ये अपने आप को क्या करना शुरू कर देता है, मल्टीप्लाई करना शुरू। और एक वॉर्म की अगर फाइल साइज है से सपोज 50 MB की, से सपोज मान लेता हूँ, तो अब ये अपने आप को क्या करना शुरू कर देगा, मल्टीप्लाई करना शुरू कर। ये तब तक मल्टीप्लाई करेगा दोस्तों जब तक आपकी ये मेमोरी जो है, पूरी जितनी भी मेमोरी यहाँ पे अवेलेबल है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर लेता। अब जब तक ये पूरा 1 TB का स्पेस यूटिलाइज नहीं कर लेगा तब तक ये अपने आप को मल्टीप्लाई करने से रोकेगा नहीं। मतलब वॉर्म ने क्या किया, वॉर्म वायरस ने क्या किया, खुद को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। एज अ रिजल्ट क्या होएगा, सिस्टम स्लो हो जाएगा, आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो अगर सिस्टम आपका हैंग हो रहा है, सिस्टम आपका स्लो हो रहा है, तो आप समझ लो दोस्तों कि आपके सिस्टम में वॉर्म वायरस आ चुका है। फाइल को ओपन होने में टाइम लगेगी, ओके, आप किसी को भी क्लिक करोगे वहां पे टाइम लगेगा, तो आप समझ लेना कि आपके सिस्टम में क्या आ गया दोस्तों, वॉर्म वायरस आ गया। ये अपने आप को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। ये एकदम, अगर आपने वो एक दानव राक्षस का नाम सुना हो जिसका नाम था रक्त बीज, सुना होगा आपने, रक्त बीज करके एक राक्षस था जिसको दुर्गा माता ने मारा था, ओके। और यहाँ पे रक्त बीज का अगर मैं आपको फीचर बताऊं तो क्या था उसका, कि उसके शरीर से जब भी रक्त की बूंद जमीन पे गिरती थी एक नया रक्त बीज तैयार होता था। तो वॉर्म इज जस्ट काइंड ऑफ व्हाट, रक्त बीज, कि जितने भी इसके एलिमेंट्स मेमोरी में आएंगे उतना अपने आप में एक फाइल क्रिएट होती जाएगी। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, वॉर्म वायरस। तो वॉर्म वायरस का काम क्या है दोस्तों, कॉपी इटसेल्फ and block the memory available in storage device। as a result क्या हो जाएगा दोस्तों, it makes system slow and system hang। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, राउंडिंग डाउन टेक्निक, ट्रैप डोर टेक्निक एंड सलामी टेक्निक। ओके, नाउ अब यहाँ पे अपन समझते हैं इसको। सबसे पहला आता है राउंडिंग डाउन टेक्निक। व्हाट डू यू मीन बाय राउंडिंग डाउन टेक्निक? अब देखो यहाँ पे से सपोज एग्जांपल फिर से लेता हूं, आप समझना। ये सपोज मान लो ये बैंक है, ओके। नाउ बैंक में एम्प्लॉयज होते हैं, ओके। तो ये हो गया से सपोज मान लो कैशियर, कैश काउंटर हो गया। ये सपोज पेमेंट का काउंटर है और ये सपोज रिसीट का काउंटर है, समझना ध्यान से, ठीक है। और यहाँ पे कौन है दोस्तों, ये एम्प्लॉइज है। तो ये यहाँ पे एम्प्लॉय बैठा हुआ है, ये एम्प्लॉय बैठा हुआ है, ये एम्प्लॉय बैठा हुआ है। क्लियर है? ओके। नाउ अब क्या हो रहा है, अब ये रिसीट काउंटर पे है, मतलब यहाँ पे पेमेंट रिसीव कर रहा है, तो पैसा आता है। अभी यहाँ पे बंदों की भीड़ लगी हुई है एक के बाद एक, और ये बंदा आ रहा है और इसने डिपॉजिट किया से सपोज 5000 रुपीज, ठीक है। इसके अकाउंट में बैलेंस था 21,099.85 पैसे क्रेडिट बैलेंस था, और इसने डिपॉजिट किया और, ठीक है, 5000 रुपए। ओके, ये बंदा आया, इसके क्रेडिट में था से सपोज 55,856.62, ओके। इसने डिपॉजिट किया से सपोज, इसने चेक लाया और चेक में अमाउंट जो दिया होता, जैसे मान लो डिविडेंड का चेक था, डिविडेंड के चेक में आया 60,044.32 पैसे। आ रहा है बात समझ? तो इस तरीके से डिपॉजिट हो रहा था। अच्छा ये बताओ, इस एम्प्लॉयज का भी अपना एक अकाउंट होगा बैंक में, हो सकता है अकाउंट हो, क्लियर। तो इस केस में क्या करता था, जब ये ध्यान से समझना, इसने क्रेडिट किया, इसने अकाउंट नंबर बोला मेरा 5289 अकाउंट नंबर है, और इसका खुद का अकाउंट नंबर था से सपोज 5290, ओके। तो अब ये जब एंट्री कर रहा था, मेरे को बताओ ये एंट्री क्या करेगा, अभी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू एंट्री कर रहा है, राइट। अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू एंट्री कर रहा है, तो ये क्या होएगा दोस्तों, जल्दी बोलो फटाफट से। ये एंट्री कर रहा है, अगर ये बंदा बैंक में बैठ के एंट्री कर रहा होगा, तो अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हो तो आप एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जस्ट सीधी इसकी उल्टी एंट्री होगी बैंक के बुक में। आ रहा है बात समझ, कि कैश आया, आ रहा है बात समझ में, कहां पे आया दोस्तों, बैंक में आया, ठीक है। तो ये बैंक डिपॉजिट की एंट्री बैंक अपने बुक में, आप अपने बुक में क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश,
कि बैंक में हमने पैसा क्या किया, डिपॉजिट, कैश गया बैंक में, तो ये क्या बोलेगा, कैश आया बैंक में। क्लियर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आया। ओके, से सपोज मान लो आया दोस्तों कितना, 5000, कोई दिक्कत नहीं था। और ये जब दूसरा वाला आया तो इसने क्या एंट्री कर दी यहाँ पे, 60,044.32, इसने ध्यान से समझना, कैश आया, आ रहा है बात समझ, 60,044 टू बैंक अकाउंट 60,044। क्लियर है, यस। इसने बैंक अकाउंट में डाल दी और उसके अलावा एक एंट्री क्या कर दिया उसी में, टू अकाउंट नंबर 5290, कैश आया कितना, 60,044.32। ध्यान से समझना, 60,044 तो उसने किसके अकाउंट में डाल दिया, इसके अकाउंट में डाल दिया, बैंक अकाउंट में डाल दिया। ओके, एंड 0.32 जो था वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। यार बोले सर ऐसा क्यों किया इसने, अरे भाई 32 पैसे इसने कमा लिए। बोले सर इससे उसको क्या फायदा हो गया, बेटा सुनो, इससे तो डेफिनेटली इसको कोई फायदा ना, बट अगर सोचो इस पूरे बैंक में, ओके, कम से कम से सपोज 10 लाख अकाउंट होल्डर है। कितने अकाउंट होल्डर है दोस्तों, 10 लाख अकाउंट होल्डर है। एंड ऑन एन एवरेज बेसिस पे भी अगर मैं मान लेता हूं ये 0.20 पैसे को अनऑथराइजली अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता है। अब बताओ 0.20 इंटू 10 लाख अगर करोगे, क्या बोला मैंने, 0.20 इंटू 10 लाख तो कितना हो गया बेटा, 2 लाख। हुआ कि नहीं हुआ, इसने 2 लाख रुपए, ध्यान से समझना, इसने से सपोज मान लो कितने ट्रांजैक्शन होते हैं, पूरे ट्रांजैक्शन 10 लाख तो है तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा, बट मैं मान के चलता हूं महीने भर में जो है 2 लाख 10 लाख ट्रांजैक्शन हो जाते हैं महीने भर के, तो 2 लाख इसकी महीने की इनकम होगी, मल्टीप्लाइड बाय 12 करो दोस्तों तो 24 लाख की अप्रॉक्स इनकम होगी अगर वो ये टेक्निक अप्लाई करता है, राइट। एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज राउंडिंग डाउन टेक्निक एज वेल एज सलामी टेक्निक। दोनों ही टेक्निक सेम है, बट दोनों ही टेक्निक में थोड़ा सा फर्क है। इन दोनों टेक्निक को आप क्या बोलोगे, राउंडिंग डाउन भी बोल सकते हो, सलामी टेक्निक भी बोल सकते हो, बट डेफिनेटली इन दोनों टेक्निक में फर्क है, तो फर्क समझते हैं। तो दिस प्रोसेस को राउंडिंग डाउन भी बोल सकते हैं और सलामी भी बोल सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो आज फर्क अपन देखते हैं ना। यहां पे क्या बोल रहे हैं, आगे राउंडिंग डाउन पढ़ते हैं। राउंडिंग डाउन बोलता है इट रिफर्स टू द राउंडिंग ऑफ स्मॉल फ्रैक्शन, स्मॉल फ्रैक्शन मतलब 0.32 बराबर ऑफ अ डिनोमिनेशन एंड ट्रांसफरिंग दीज स्मॉल फ्रैक्शंस इनटू एन ऑथराइज्ड अकाउंट। बैंक अकाउंट का था, एम्प्लॉय का अकाउंट था, ऑथराइज्ड अकाउंट था, बट उसने अनऑथराइज्ड तरीके से, करना नहीं चाहिए था बट फिर भी कर लिया, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, राउंडिंग डाउन टेक्निक। तो आपको लगेगा हाँ यार ये राउंडिंग डाउन टेक्निक है, इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को भी फर्क नहीं पड़ेगा, कस्टमर को भी फर्क नहीं पड़ा, 0.32 गया उसको पता भी नहीं चलेगा कि 0.32 उसके अकाउंट से गलत तरीके से डेबिट हो गया, ओके, और किसी और अकाउंट में क्रेडिट हुआ उसको फर्क नहीं पड़ता। बट अगर से सपोज मान लो 5,000 की इनकम थी, उसमें से 3,000 किसी गलत अकाउंट में गया होता तो उसको फर्क पड़ जाता था। तो 0.32 स्मॉल अमाउंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, तो दोनों ही लोग क्या कर देते हैं, इसको अवॉइड कर देते हैं। सलामी टेक्निक देखो क्या बोलता है, पढ़ो जरा फटाफट से इसको। यस, सलामी टेक्निक क्या बोलता है, दिस इन्वॉल्व स्लाइसिंग, ये खाने वाला स्लाइस नहीं है, हाँ, पीने वाला स्लाइस नहीं है, सॉरी, ओके, दिस इन्वॉल्व स्लाइसिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी। ओहो, स्लाइस कर देता है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में कर देता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। और यहां पे क्या लिखा है दोस्तों, राउंडिंग ऑफ स्मॉल फ्रैक्शन। यहां पे क्या लिखा है दोस्तों, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ कंप्यूटराइज्ड ट्रांजैक्शन, वही ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश डिपॉजिट किया उसने, और अकाउंट एंड इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम, क्या लिखा है, नेचर दोनों का सेम है दोस्तों, बट थोड़ा सा फर्क है बस, कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी है और एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मनी है, ओके, बाकी दोनों का तरीका सेम है कि भाई अनऑथराइजली आप अमाउंट को डेबिट करो और किसी ऑथराइज अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो। यस दोस्तों, तो अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। राउंडिंग डाउन टेक्निक में से सपोज इसने बोला है 21,23,456.39 है, ओके ना, इसने क्या कर दिया, इसको 0.40 कर दिया, मतलब मैनिपुलेशन, काइंड ऑफ मैनिपुलेशन उसने कर दिया। मतलब उसने कितने का चेंज किया दोस्तों, 0.01 का,
कितने का चेंज किया? 0.01 का चेंज कर दिया। ओके, अगर से सपोज मान लो 39 को वो क्या कर देता, 35 कर देता, मतलब 0.04, राइट। तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? राउंडिंग डाउन टेक्निक। राउंडिंग डाउन टेक्निक मतलब वो पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो डेसिमल पे नहीं रख रहा है। ओके, तो 39 को 4 कर दिया तो अब कितना बच गया? 35 बच गया। तो किसी को समझ में नहीं, क्योंकि इतना स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि 1-2 पैसे 3 पैसे किधर गए। बट सलामी टेक्निक बोलता है स्लाइसिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ना। इसने क्या बोला, ये जो 39 था, या तो 39 को ये पूरा गायब कर देगा, 39 नाउ बिकम्स व्हाट? 00। आ गया बात समझ में? या तो 39 को क्या कर देगा? 0.39 को 0.30 कर देगा, मतलब वो कहां पे लाके छोड़ता है? 0 पे। लास्ट फिगर क्या होता है? 0। मतलब उसने बोला कि यार मल्टीपल टू 10 कर देते हैं। ओके, तो इतना अगर वो कम कर देता है, मतलब 0.10 पैसे या 0.1 पैसे। ओके, 0.1 पैसे तो इधर आएगा राउंडिंग डाउन में, तो उसने 0.10 पैसे कर दिया, ये कंप्लीट 0 पे लाके रख दिया, कंप्लीट अमाउंट पे लाके रख दिया, उसने फ्रैक्शन रखा ही नहीं। दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज दोस्तों सलामी टेक्निक। तो सलामी टेक्निक, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं, ज्यादा अमाउंट आप ट्रांसफर करते हो। क्या बोला मैंने? ज्यादा अमाउंट आप ट्रांसफर करते हो। और जो राउंडिंग डाउन टेक्निक में है वो आप स्मॉल फ्रैक्शन को ट्रांसफर करते हो। तो मेरे को एक बात बताओ, किसका पता चल जाना, किसका पकड़ा जाना ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है? किस टेक्निक में पकड़े जाना की ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है? इसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है। बोले यस और नो, क्योंकि हर बार वो 0-0 पे आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं पे जाके पता चल जाएगा कि यहां पे कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। तो देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी किसमें दोस्तों? सलामी टेक्निक में। सलामी टेक्निक में आप ये लिख लेना जो मैं बता रहा हूं। ओके, देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी टू कॉट रेड हैंडेड, राइट। एंड राउंडिंग डाउन टेक्निक में क्या हो जाएगा? there is less chance to caught what? red handed। तो बताओ क्रिटिकल कौन सा होएगा? ज्यादा क्रिटिकल कौन सा होएगा? जिसमें पकड़े जाना आसान है या जिसमें पकड़े जाना आसान नहीं है? जिसमें पकड़े जाना आसान नहीं है वो किसके लिए क्रिटिकल हो जाएगा दोस्तों? ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिटिकल हो जाएगा। बराबर है कि जिस चीज को आप पकड़ नहीं पा रहे हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा हो जाएगा। ओके, नाउ दूसरा पॉइंट अगर मैं बोलूं यहां पे किसमें? राउंडिंग डाउन टेक्निक और सलामी टेक्निक। तो मेरे को बताओ किसमें ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है? सलामी टेक्निक। तो यहां पे दूसरा पॉइंट आ जाएगा, इन दिस टेक्निक is applied when there is unauthorized transfer of comparative large amount than rounding down, right? और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? दिस टेक्निक इज अप्लाइड where small fraction of, क्या बोला मैंने? small fraction of denomination will be transferred, right? तो पकड़े जाना किस में दिक्कत है? राउंडिंग डाउन टेक्निक में पकड़े जाने की दिक्कत है, राइट? अब पकड़े जाने के चांसेस बहुत कम है। और अगर अमाउंट वाइज अब बात करोगे, बहुत ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, राइट? तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट है कि अब बहुत ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर अमाउंट पॉइंट ऑफ व्यू बात करूंगा तो सलामी टेक्निक ज्यादा क्रिटिकल है, और पकड़े जाने पॉइंट ऑफ व्यू बात करूंगा तो राउंडिंग डाउन ज्यादा क्रिटिकल है। देख लो आप यहां पे दोनों चीजें लिखी हुई है। हाउएवर क्या लिखा है? सलामी टेक्निक इज मोर क्रिटिकल एज कंपेयर टू राउंडिंग डाउन टेक्निक। क्यों, किस सेंस में सलामी टेक्निक बताओ ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा एज कंपेयर टू राउंडिंग डाउन टेक्निक? बिकॉज इट राउंड ऑफ हायर फ्रैक्शनल अमाउंट, है ना? तो सलामी टेक्निक ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है इसलिए क्रिटिकल है। और ये किस लिए क्रिटिकल होगा? जल्दी बोलो फटाफट से। इट इज क्रिटिकल एज अमाउंट
इज स्मॉल एंड रियरली गेट्स नोटिस्ड, तो यहां पे लिख लेना इट इज क्रिटिकल एज अमाउंट इज स्मॉल एंड इट रियरली गेट्स नोटिस्ड। तो दोनों ही क्रिटिकल है, बट दोनों के क्रिटिकल होने के जो पॉइंट्स है वो अलग अलग होंगे दोस्तों। और मेरी बात यहाँ पे ध्यान सुनना, ये एमसीक्यू में बना सकता है। that dash is a critical technique where large amount of money is being transferred from one account to another account। कौन सा टेक्निक है, जल्दी बोलो वर्ड से, सलामी टेक्निक है। आ रहा है बात समझ में? which technique is critical, that dash technique is a critical which rarely gets noticed as there is a transfer of small fraction of amount। The technique is called as दोस्तों rounding down technique। तो इस तरीके के MCQs जो है वो आ सकते हैं एग्जाम में। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारे पास ट्रैप डोर। सारे पॉइंट्स हो गए आखिर। ओके, ट्रैप डोर रह गया। ट्रैप डोर का मतलब क्या होता है? अब जैसे मान लो मैं ट्रैप डोर एंट्री करता हूं, तो एक सपोज मान लो मैं वेबसाइट ओपन करता हूं। अब ये देखो, ये फेसबुक मैंने ओपन किया, ठीक है, तो ये फेसबुक का जो पेज है, अब यहाँ पे ये आ रहा है साहब, ठीक है। तो अब अगर मुझे फेसबुक ओपन करना पड़ेगा तो मेरे को बताओ क्या आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, नहीं डालना पड़ेगा? यस, आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। इफ आई एम हैविंग व्हाट वैलिड आईडी एंड पासवर्ड, क्या बोला मैंने? इफ आई एम हैविंग व्हाट वैलिड आईडी एंड पासवर्ड देन आई कैन एंटर इनटू दिस सिस्टम। बोले यस और नो, ये जो मेरा पेज है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर ये मेरे पास ये सारी चीजें हैं तो ये मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। बट सोचो अगर मेरे पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो क्या मैं इस पेज को ओपन कर सकता हूँ? ओपन कर सकता हूँ, बट इस विंडो से ओपन नहीं कर सकता। दिस इज माई फ्रंट डेस्क, दिस इज माई व्हाट फ्रंट डेस्क। तो अगर मुझे फ्रंट डेस्क से एंट्री लेनी तो आई मस्ट हैव व्हाट की, राइट। तो अब मैं करूंगा नहीं यार, मेरे को गुरु गुप्ता सर का पेज ओपन करना है ना, अब मैं क्या करूंगा, मैं सर्वर पे जाऊंगा, मैं बैक डोर एंट्री मारूंगा, मैं सर्वर पे डायरेक्टली जाऊंगा और सर्वर पे गुरु गुप्ता का अकाउंट ओपन करूंगा। क्योंकि सर्वर पे अगर मैं एम्प्लॉई हूं तो मेरा एक सेपरेट आईडी एंड पासवर्ड है, और एक बार मैं आईडी पासवर्ड वहां पे दूंगा, मैं सर्वर में एंट्री कर सकता हूं। और सर्वर में एंट्री करने के बाद अब मैं फेसबुक जाऊं तो फेसबुक देख सकता हूं, किसी का भी फेसबुक अकाउंट देख सकता हूं। मुझे अब फेसबुक अकाउंट चेक करने के लिए इंडिविजुअल आईडी पासवर्ड फेसबुक पे डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस सर्वर पे घुसने के लिए जो मेरे पास आईडी पासवर्ड थी वो मैंने वहां पे डाल दी। और एक बार मुझे सर्वर पे एंट्री मिल गई तो इसके बैक एंड पे जाके मैं इसके सारे डेटा एक्सेस कर सकता हूं विदाउट गिविंग आईडी एंड पासवर्ड इन द फेसबुक अकाउंट। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? यस। तो बिल्कुल ये हो गया हमारा ट्रैप डोर। क्या बोलता है? इट इज एन ऑथराइज्ड प्रोग्राम दैट अलाउज इंसर्शन ऑफ स्पेसिफिक लॉजिक, मतलब मुझे क्या देना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा, ओके, टू परमिट अ रिव्यू ऑफ डेटा। दे ऑल्सो परमिट इंसर्शन ऑफ अनऑथराइज्ड लॉजिक, मतलब मैं इस तरीके से वायरस भी डाल सकता हूं। मतलब यहां पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में हो गया। देखो मैंने अभी जो आपको दिखाया दैट इज व्हाट कॉल्ड एज फेसबुक, राइट। अब फेसबुक का फ्रंट एंड है, ये क्या है, ये फ्रंट एंड है, जहां पे मुझे क्या देना पड़ेगा दोस्तों, आईडी एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा। द यूजर जिसके पास आईडी एंड पासवर्ड होगा वो डाल सकता है, ठीक है ना। ये फेसबुक का डेटा बताओ कहां पे रखा हुआ था, सर्वर पे रखा हुआ था, ओके। इसी तरीके से यूट्यूब का होगा, तो यूट्यूब की भी वेबसाइट कहां पे रखी होगी दोस्तों, सर्वर पे। तो ये वेब सर्वर है, तो वेब सर्वर के अंदर फेसबुक भी रखा हुआ है, यूट्यूब भी रखा हुआ है, ठीक है, ओके। अब इसके हर एक पेज को अगर आपको ओपन करना है तो आपको facebook.com पे जाना पड़ेगा एंड देन आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब ये यूजर जो था ये सर्वर मैन भी था, मतलब ये सर्वर एक्सेस कर सकता था, ठीक है ना। अब सर्वर को एक्सेस करने के लिए ना, ये भी कंप्यूटर है, तो अब इस सर्वर को अगर एक्सेस करना है तो बोलता है इस कंप्यूटर के अंदर अगर आपको घुसना है, मैं ये नहीं बोल रहा आपको फेसबुक एक्सेस करना है, क्या बोल रहा है, अगर इस कंप्यूटर के अंदर आपको घुसना है तो आपको आईडी एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा। बोले ठीक है सर, ये आईडी पासवर्ड मेरे पास था क्योंकि ये मेरा अकाउंट, मैंने डाल दिया। अब बताओ क्या फेसबुक पे मुझे आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है? क्यों? क्योंकि वहां पे फेसबुक का डेटा रखा हुआ है, मैं उस फेसबुक के डेटा को एक्सेस कर सकता हूं, ओके। यूट्यूब के डेटा को एक्सेस कर सकता हूं। एक मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं। देखो ट्रैप डोर का, से सपोज मान लो ये जो है मेरा टैली है, ओके। अभी मैं टैली ओपन करता हूं, सॉरी, यस, टैली आया, ये रहा। देखना एकदम एग्जैक्ट आपको दिखाता हूं बैक डोर कैसे होता है। ये रहा टैली, ओके ना। अब देखो अगर मुझे
टैली एक्सेस करना है। क्या एक्सेस करना है? टैली। और टैली को मैंने अगर सपोज क्या दिया होता, यस, सीरियल की एंड आईडी पासवर्ड दिया होता, तो अब जब तक मैं ये आईडी पासवर्ड नहीं डालूंगा तब तक मैं इस सिस्टम में प्रवेश नहीं कर सकता। बट अभी तो नहीं दिया हुआ है इसलिए मैं अंदर जा सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं एंट्री कर गया क्योंकि वहां पे आईडी एंड पासवर्ड नहीं दिया था। अब मैं चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, डेटा को सिलेक्ट कर सकता हूं। यहाँ पे ये मैंने देखो सिलेक्ट किया कंपनी, और यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट किया, इतना सारा डेटा मेरे पास आ गया। दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये डेटा 004, 005, 001, 003, 007, 006, ये मैं डेटा तभी एक्सेस करता हूं जब मैं आईडी एंड पासवर्ड डालूं। ओके, अब देखो ये तो मेरा क्या हो गया? फ्रंट एंड हो गया। अगर डेटा को मुझे एक्सेस करना है तो ये मैं यहां से एक्सेस कर सकता हूं। ओके, और अगर आप देखो दोस्तों तो इसका जो बैक एंड है इसी कंप्यूटर पे रखा हुआ है डेटा, सी टैली डेटा पे। नाउ सी टैली डेटा इज द लोकेशन एरिया सर्वर। ओके, अभी यहां पे सर्वर बोल नहीं सकता क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ है, तो हो सकता है इसी तरीके से सर्वर हो। तो अब ये बोलता है कि अगर आपको आईडी पासवर्ड नहीं याद है, आप सिस्टम में एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, और आपको अगर डेटा डिलीट करना है तो आप एक काम करो, ट्रैप डोर पे चले जाओ। अब मैंने बोला ट्रैप डोर मतलब कहां पे जाना है मेरे को? सी टैली डेटा पे। तो ये दोस्तों मैं गया सी पे, ये रहा सी पे, और यहां पे मुझे मिलेगा अब टैली। देखो मिला क्या? यस, ये रहा दोस्तों टैली दिखा, और ये रहा दोस्तों यहाँ पे डेटा, और ये सारी चीजें डेटा आ गई। अब मैं इसको चाहूं तो कंट्रोल ए मारूं, और यहाँ पे जैसे ही डिलीट बटन दबाऊंगा ये पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। मतलब जो काम मैं टैली पे कर सकता हूं, क्या मैं वो यहां पे भी कर सकता हूं? यस, बिल्कुल कर सकता हूं दोस्तों। यहां पे टैली की जरूरत नहीं है, बैकडोर एंट्री है मेरा, और यहां पे अगर मैं कमांड सही दूंगा तो मैं इसका प्रॉपर तरीके से इसकी रिकवरी वगैरह जो है प्रॉपर तरीके से कंपनी की बेनिफिट के लिए कर सकता हूं। बट अगर मैं क्रैकर हूं, अगर मैं चाहता हूं ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद हो जाए, तो मैं इस डेटा को डिलीट कर सकता हूं, करप्ट कर सकता हूं। दिस इज माय ट्रैप डोर एंट्री। आया क्या समझ में? यस। तो अगर आप यहां पे देखो, ये रहा ट्रैप डोर एंट्री में यही बोल रहा है, इट इज एन ऑथराइज्ड प्रोग्राम। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑथराइज्ड प्रोग्राम, राइट? यस, दैट अलाउज इंसर्शन ऑफ स्पेसिफिक लॉजिक। अब मैंने यहां पे सेलेक्ट किया, या डिलीट कर सकता हूं, ये कमांड मैं दे सकता हूं, और ये कमांड को देख के क्या कर सकता हूं? या तो मैं इसको रिव्यू कर सकता हूं कि भाई बराबर तरीके से है या नहीं है, इसकी स्कैनिंग भी कर सकता हूं। अगर आप देखो यहाँ पे राइट क्लिक अगर मैं कर दूं, ये रहा, ओके, इसका अगर मैं राइट क्लिक कर दूं, चेक करना है मेरे को कि इसमें वायरस है या नहीं है, तो ये देखो मैं यहाँ पे ये स्कैन वगैरह कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक वैलिड कमांड दे रहा हूँ। बट अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, कट कर दूं, राइट, मैनिपुलेट कर दूं, तो मैंने क्या किया साहब? अनऑथराइज्ड कमांड दे दिया। आगे बात समझ में? वायरस डाल दिया, वहां पे कुछ भी कर सकता हूँ डेटा को करप्ट करने के लिए। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? ट्रैप डोर एंट्री। दोस्तों क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? बोलो जरा फटाफट से यस। तो कितने सारे पॉइंट मैंने आपको टेक्निकल एक्सपोजर में कर दिए। तो अगर आप समझो, सबसे पहला मैंने काम क्या किया दोस्तों? डेटा डिडलिंग का काम किया। तो यहाँ पे टिप्स आगे अपन लिख लेते हैं, एंड देन पॉइंट समरी में अपन इसको कवर अप करते चलते हैं। ठीक है, तो टिप्स लिखो। डेटा ने हॉर्स के ऊपर बॉम्ब फेंका। लिखो, डेटा ने हॉर्स के ऊपर बॉम्ब फेंका, तो वो वॉर्म के कारण राउंड राउंड करके हर डोर पे सलामी करने लगा। क्या बोला मैंने? डेटा ने हॉर्स के ऊपर बॉम्ब फेंका, तो वो वॉर्म के कारण राउंड राउंड करके हर डोर पे सलामी करने लगा। तो अगर हम ये देखते, डेटा मतलब हो गया दोस्तों डेटा डिडलिंग। हॉर्स मतलब क्या हो गया दोस्तों? ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स मतलब क्रिसमस कार्ड, बताया था क्या? यस, क्रिसमस कार्ड। वॉर्म मतलब वॉर्म आ जाएगा, ये वॉर्म मतलब वॉर्म, बॉम्ब मतलब बॉम्ब, एज इट इज। ओके, तो राउंड राउंड मतलब राउंडिंग डाउन टेक्निक। ओके, डोर मतलब ट्रैप डोर, सलामी मतलब सलामी टेक्निक। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट। और अब बताओ डेटा डिडलिंग का मतलब क्या है? एंट्री करने के पहले चेंज हो जाए, राइट? यही बताया था। डेटा डिडलिंग मतलब क्या हो गया? सिस्टम में एंटर करने के पहले डेटा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, मतलब गलत एंट्री हो रही है वहां पे। ट्रोजन हॉर्स का मतलब क्या बताया था कि एक क्रिसमस कार्ड का इमेज आएगा और वो कॉपी होके सबके पास चला जाएगा, जो लोग भी नेटवर्क से कनेक्ट है, और सबके अनसेव्ड डेटा को डिलीट कर देता है। बॉम्ब का काम क्या था? एक्सप्लोड करना, और डेटा एंड प्रोग्राम को क्या करना? करप्ट करना। ओके, और ये दो तरीके से हो सकती हैं चीजें। नंबर वन इज लॉजिक बॉम्ब और दूसरा है टाइम बॉम्ब। वॉर्म का काम क्या है दोस्तों? वॉर्म यहाँ पे WORM है। वॉर्म का काम क्या है? अपने आप को मल्टीप्लाई करना, और जो मेमोरी अवेलेबल है उसको मिस यूटिलाइज करना, मतलब उसको ब्लॉक कर देना। ओके, और एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा? सिस्टम जो है वो स्लो हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। राउंडिंग डाउन क्या होता है दोस्तों कि एक अकाउंट से
थोड़ा बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मनी निकाल के एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ट्रैप डोर क्या होता है कि अगर मेन एंट्री डोर से अपने को एंट्री नहीं मिल रही है तो अपन बैक एंड से जाके डेटा को चेंज कर सकते हैं, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। सलामी टेक्निक इज ऑल्सो काइंड ऑफ व्हाट राउंडिंग डाउन टेक्निक, बट यहाँ पे जो अमाउंट ट्रांसफर होता है वो राउंडिंग डाउन की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो दिस इज द सिंपल टेक्निकल एक्सपोजर एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या मैं यहाँ पे क्लियर हूं? यस। तो टिप्स एक बार फिर से बोलते हैं, कम ऑन। डेटा ने हॉर्स के ऊपर बॉम्ब फेंका तो वो बॉम्ब के कारण राउंड राउंड करके हर डोर पे क्या करने लगा दोस्तों? सलामी करने लगा। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूं? यस। तो ये हमारा जो है टेक्निकल एक्सपोजर कंप्लीट हो जाता है। ओके दोस्तों, नाउ अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एसिंक्रोनस अटैक इन लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। ओके, नाउ अब ये दोस्तों एसिंक्रोनस अटैक क्या होता है? नाउ आप समझो, एसिंक्रोनस अटैक का मतलब होता है यहाँ पे कि अब अटैक कहाँ पे होना है। तो अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे एक सपोज मान लो, ओके ना, ये मान लो एक कंप्यूटर है सेंडर का, ठीक है, जिसे इंफॉर्मेशन सेंड करनी, और दूसरा एक सिस्टम है दैट इज रिसीवर का। तो डेटा जो है वो सेंडर के भी कंप्यूटर में है, डेटा जो है वो रिसीवर के भी कंप्यूटर में है, राइट। नाउ ये जो डेटा है सेंडर, वो किसको भेजना चाहता है दोस्तों? रिसीवर को भेजना चाहता है। किसके जरिए? इंटरनेट के जरिए। तो अगर मुझे ये डेटा, कौन सा? ये पर्टिकुलर डेटा, ये भी डेटा वही सेम है, राइट। तो अगर हैकर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, ओके, तो इंटरनेट के जरिए वो इस डेटा को भी हैक कर सकता है, इस डेटा को भी हैक कर सकता है, राइट। तो अगर इंटरनेट हैक कर रहा है डेटा को और यहां पे क्या कर रहा है? वो अटैक कर रहा है, राइट। तो दिस अटैक एंड दिस अटैक कैन नॉट बी कॉल्ड एज व्हाट? एसिंक्रोनस अटैक। ये दोनों अटैक एसिंक्रोनस अटैक नहीं। अटैक कौन सा एसिंक्रोनस होगा? कि जब डेटा सेंडर यहां पे भेज रहा होगा तो ये डेटा यहां पे जा रहा होगा। तो जब इंटरनेट के जरिए हैकर इस डेटा को अटैक करता है, इस डेटा पे अटैक करता है, मतलब डेटा जो है से सपोज जा रहा है गाड़ी पे, राइट। अब जैसे मैं हूं, मैं अपने घर पे भी रहता हूं और मैं अगर कहीं पे जाऊंगा तो वो जो डेस्टिनेशन, मैं वहां पे भी रह सकता हूं। तो जो डेटा, जो हैकर मेरा सपोज मान लो किडनैप करना चाहेगा, ओके, तो वो मेरे घर से मेरे को किडनैप नहीं कर रहा है, मेरे को डेस्टिनेशन प्लेस से किडनैप नहीं कर रहा है, मेरे को रास्ते से किडनैप कर रहा है। मतलब ये जो डेटा जा रहा है इस गाड़ी में, तो गाड़ी में जो डेटा आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैकेट। तो जो गाड़ी है वो क्या होगी? पैकेट। पैकेट के अंदर क्या रखा है? डेटा। तो यहां पे जो हैकर है वो ना ही सेंडर के कंप्यूटर को टारगेट करेगा, ना ही रिसीवर के कंप्यूटर को टारगेट करेगा। वो टारगेट किसको करता है दोस्तों? कम्युनिकेशन लाइन को। किसको? कम्युनिकेशन लाइन, जिस लाइन पे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, और वहां से अगर वो डेटा एक्सट्रैक्ट करता है तो हम उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस अटैक। क्या बोलते हैं उसको? एसिंक्रोनस अटैक। आप यहां पे देखो लिखा है, asynchronous attack occur in many environments where data can be moved asynchronously, okay, across telecommunication line। आगे बात समझ में? ना ही वो सेंडर के कंप्यूटर को अटैक करेगा, ना ही वो रिसीवर के। वो किसको करेगा? कम्युनिकेशन लाइन पे जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, उस डेटा को वो क्या करता है? अटैक करता है। न्यूमरस transmission must wait for the clearance of the line before data being that are being waiting to be are liable to unauthorized access, called what? Asynchronous attack। तो जो डेटा ट्रांसमिट हो रहे हमारे पास, the data are waiting to be transmitted are liable to unauthorized access, called what? Asynchronous attack। These attacks are hard to detect because they are usually very small pin like insertions। There are many form of asynchronous attack। तो मैं इसको कई तरीके से कर सकता हूं। तो सिंपल लैंग्वेज में आप asynchronous attack का मतलब क्या लेना? अटैक ऑन डेटा, it refers to the attack on data being transmitted, क्या बोला मैंने? being transmitted over internet, over what? internet, through communication line। यस, यहां तक क्लियर हूं? यस, पक्की बात है? 100% यस। तो ये देखो यहां पे आता है सबसे पहला डेटा लीकेज। इट रिफर्स टू द एक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा फाइल आउट ऑफ द कंप्यूटर
आफ्टर कन्वर्टिंग सॉफ्ट फाइल इनटू हार्ड कॉपी। अब ये क्या बोल रहा है, और इन सॉफ्ट फाइल एज इट इज। ना ये क्या बोल रहा है, से सपोज मान लो आपका ये कंप्यूटर है, ओके, और ये आपका है दोस्तों प्रिंटर, ठीक है, ये रहा प्रिंटर। अब आपने क्या किया, यहाँ पे कमांड दिया प्रिंट का, और ये प्रिंट यहां से कनेक्टेड था, बराबर है। तो नाउ जो डेटा यहां पे रहा होगा, क्या वो ट्रांसमिट हो रहा होगा दोस्तों? यस, वो डेटा क्या हो रहा है, यहां पे ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये बोलता है कि मैं यहां पे डेटा को अटैक नहीं कर रहा। अरे है बात समझ में? अच्छा, अब मेरी बात समझने, ये जो डेटा गया ये भी कहां पे रखा हुआ था दोस्तों? स्पूल फाइल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? स्पूल एरिया। तो प्रिंटर के अंदर एक बफर मेमोरी होती है जहां पे वो डेटा रखा होता है जिसकी प्रिंट होनी बाकी होती है, उसको हम बोलते हैं स्पूल एरिया अवेलेबल ऑन द प्रिंटर। तो जो हैकर है वो इस एरिया पे अटैक करेगा और यहां पे जो फाइल रखी होगी उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, या तो प्रिंट निकलने के बाद जो हार्ड कॉपी होगा वो उसको चोरी कर लेगा। वो क्या कर लेगा? उसको चोरी कर लेगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है आउट ऑफ द कंप्यूटर आफ्टर कन्वर्टिंग सॉफ्ट फाइल इनटू हार्ड कॉपी। अब हार्ड कॉपी को क्यों बोल रहा है वो? क्योंकि हार्ड कॉपी को आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पहुंचाना होगा, तो हार्ड कॉपी को भी ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन वो चोरी कर सकता है, और या तो वो सॉफ्ट कॉपी को भी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन चोरी कर सकता है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो यहां से जब वो हार्ड कॉपी निकला तो अब हार्ड कॉपी उठाएगा बंदा, और जो रिक्वायर्ड पर्सन होगा वो रिक्वायर्ड पर्सन को हार्ड कॉपी देगा। तो हार्ड कॉपी उस तक पहुंचे उसके पहले हार्ड कॉपी का क्या कर लिया उसने? जेरोक्स ले लिया या डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया। या तो ये बोल रहा है ये जो सॉफ्ट फाइल जा रही है प्रिंटर तक, वो जो स्पूल फाइल में रखी हुई है जिसका प्रिंट होना बाकी है, मैं वो डेटा क्या कर लेता हूं? एक्सेस कर लेता हूं। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डेटा लीकेज। तो डेटा लीकेज मतलब क्या होता है? यहां पे लिख लेना, इट रिफर्स टू व्हाट? एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ओके, एग्जाम्पल यहां पे लिख देना, एक्सेस ऑफ डेटा, अनऑथराइज्ड एक्सेस, यू कैन से unauthorized access of data stored in spool file of printer। खत्म। क्लियर? यस। द नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों सबवर्सिव अटैक। Now what do you mean by subversive attack? देखो यहाँ पे लिखा है subversive attack can provide intruders with important information about messages being transmitted and the intruder may attempt to manipulate these messages in many ways। Now यहाँ पे ये क्या बोल रहा है आप देखो जरा समझो इसको। ये क्या बोल रहा है? Subversive attack can provide intruder with important information about messages being transmitted। अब being transmitted लिखा है मतलब अगेन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन है, तो अगेन सेंडर का कंप्यूटर, अगेन ये है रिसीवर का कंप्यूटर। ओके, अब ये जो सेंडर का कंप्यूटर है और जो रिसीवर का कंप्यूटर, जो यहां से डेटा जा रहा है, ओके, नाउ यहां पे इंटरनेट है, तो उसने जो इंटरनेट से डेटा, यहां पे जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा था, ये हैकर ने क्या किया? उसको अटैक किया। अब सबवर्सिव अटैक में क्या हो रहा है? देखो यहां पे क्या बोल रहा है, इंट्रूडर में अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट दीज मैसेजेस। मतलब वो क्या कर रहा है? सपोज आपने अगर मूवी देखी हो गॉड तुसी ग्रेट हो, गॉड तुसी ग्रेट हो, अगर आप मूवी देखते हो, ओके, चलो मैं आपको दिखाई देता हूं मूवी, टेंशन ही क्यों लेना है। तो आ जाओ जरा देखते हैं इस मूवी को, ये क्या बोलती है मूवी। कारवां निकल गया, आप बॉडी देखते रहे ना। यहाँ पे आप इस सीन में देखना, यहाँ पे एपी का पीछा छोड़ती ही नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जो सोहेल खान होता है इस मूवी में, ओके, ये प्रियंका चोपड़ा को जो है वो कुछ मैसेज भेजता है, ओके, और सलमान खान इस मैसेज को देखो, उड़ते हुए मैसेज को कैसे चेंज करता है, एंड यहाँ पे जो सलमान खान करेगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एसिंक्रोनस अटैक। देखते हैं शादी का जोड़ा कुमार आलिया, बहुत सुंदर। अब ये गिफ्ट जो है ये प्रियंका चोपड़ा को देना चाहता है और उसके साथ वो मैसेज करना चाहता है, एंड सलमान खान जो यहाँ पे इंट्रूडर बना हुआ है। अरे यार तू ये आलिया तक पहुँचा दे, उसने हाँ कह दी ना तो मोटरसाइकिल क्या, मैं तेरे को गाड़ी खरीदूंगा, गाड़ी। ये दे यार। ऊपर वाले अब सब तेरे हाथ में है। वही तो। सलमान खान यहाँ पे गॉड बना हुआ है, ये मैसेज आई लव यू करके यहाँ पे जा रहा है।
मैसेज जा रहा है। नाउ सी, अब ये मैसेज को मैनिपुलेट कर रहा है। सलमान खान यहाँ पे मैसेज को मैनिपुलेट करेगा, देखो जरा। एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट एसिंक्रोनस अटैक, क्योंकि ये डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड है। अबे रुक, इधर आ। नसी मैनिपुलेट हो गया ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ये मैसेज मैनिपुलेट हुआ LUST और for इसने you. इसको मैनिपुलेट कर दिया। ना अब ये मैनिपुलेटेड मैसेज जो है ये प्रियंका चोपड़ा को आ रहा है। अरे भाई जाओ। Now this is something called as what asynchronous attack, right? Yes. हेलो। आलिया, मेरा SMS मिला मिला। और मेरा गिफ्ट भी। हाँ? और आलिया, जब भी तुम मेरे ख्यालों में आती हो तो इन्हीं कपड़ों में आती हो। ना यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हुई है, क्योंकि ये जो मैनिपुलेशन करने वाला ये कौन है दोस्तों? इंट्रूडर है। सेंडर अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, ओके, बट रिसीवर को कंफ्यूजन हो रही है कि ये जो सारी चीजें भेजी है ये किसने भेजी है? सेंडर ने भेजी है, बट ये एक्चुअल में सेंडर ने नहीं भेजा था। ये किसने भेजा था? इंट्रूडर ने भेजा था। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। इतना गंदा SMS? और जो कपड़े भेजे थे ना वो और भी गंदे थे, वो दिखाओ। मैंने न भेजा था, प्लस नहीं। हाँ हाँ, ये SMS नहीं, कोई चिट्ठी है जो रास्ते में बदल गई। भाई शपथ आलिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें क्या समझती थी रॉकी, और तुम क्या निकले? हाँ पता है, आलिया तेरी कितनी तारीफ किया करती थी, लेकिन तू इतना छिछोरा, इतना कमीना, इतना घटिया निकला। गिनगिन। अच्छी, मुझे पता है कि आलिया तुझसे बहुत अपसेट है। तू आलिया को कभी अपनी शक्ल मत दिखना, कभी देखेगी सो दिस काइंड ऑफ कंफ्यूजन जो है वो आ सकती है दोस्तों, ठीक है। इसलिए अपना जो असिंक्रोनस अटैक है वो बहुत ही क्रिटिकल है, राइट। तो अपने अपने डिवाइस को हमें जो है सेंडर का डिवाइस है या जो रिसीवर का डिवाइस है एंड इवन अपना कम्युनिकेशन लाइन, ये सब क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए, सो दैट अनवांटेड यूजर, अनऑथराइज्ड यूजर कैन नॉट एक्सेस द डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द कम्युनिकेशन लाइन और स्टोर्ड इन सेंडर्स कंप्यूटर और स्टोर्ड इन व्हाट? रिसीवर्स कंप्यूटर। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज असिंक्रोनस अटैक, एंड जिसको आपने बोला है दोस्तों दैट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? सबवर्सिव थ्रेट। अब आप देखो, आप पढ़ के आपको समझ में आएगा। सबवर्सिव अटैक कैन प्रोवाइड इंट्रूडर्स विद, कम ऑन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अच्छा, अबाउट मैसेजेस बीइंग ट्रांसमिटेड एंड द इंट्रूडर में अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट दीज मैसेजेस इन मेनी वेज। और इस केस में क्या हुआ? उसकी इंटीग्रिटी जो थी अफेक्ट हो गया। इंटीग्रिटी का मतलब बताया था क्या? मॉडिफिकेशन, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए था, बट यहां पे इंटीग्रिटी अफेक्ट हो गई, मतलब मॉडिफिकेशन अनऑथराइज्डली हो गया। आ रहा है बात समझ में? यस। तो सबवर्सिव अटैक क्या है दोस्तों? सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला मैं? यस, यहां पे आप लिख लेना फटाफट से सबवर्सिव अटैक का मतलब। अच्छा चलो लिखाता हूं मैं, कोई बात नहीं है। अब ये बोलता है कि अगर सबवर्सिव अटैक होगा तो क्या अफेक्ट होगा दोस्तों? इंटीग्रिटी अफेक्ट होगी। क्या अफेक्ट होगी? इंटीग्रिटी, मतलब अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन होगा। क्या होगा वहां पे? अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन होगा। अब इसमें दो चीजें, इन्वेसिव टेप एंड इंडक्टिव टेप। इन्वेसिव टेप, अब मेरे को बताओ, ये जो मैंने आपको सीन दिखाया, राइट, ये बताओ इन्वेसिव टेप है सबवर्सिव अटैक का या इंडक्टिव टेप था? क्या लिखा? इन्वेसिव बोलता है बाय इंस्टॉलिंग इट ऑन कम्युनिकेशन लाइन। अगर आप ऐसा कुछ अटैक इंस्टॉल करते हो तो आप उसको रीड करके मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो जब आप कोई भी मैसेज को रीड करके मॉडिफाई भी कर सको, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इन्वेसिव टेप। एंड सिर्फ आप उसको रीड कर सकते हो, डेटा टू बी रीड ओनली, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंडक्टिव टेप। और मेरे केस में जो एग्जांपल था वो क्या था दोस्तों? इन्वेसिव टेप का एग्जांपल था। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो इस केस में क्या होगा? जल्दी बोलो फटाफट से। सबवर्सिव अटैक, it is an attempt to read the message being transmitted over communication line and manipulate it so that manipulate it and manipulated information
मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड टू रिसीवर। क्लियर? इट इज ऑफ टू टाइप, इन्वेसिव एंड इंडक्टिव। इन्वेसिव का मतलब क्या होता है? रीड करके आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, और इंडक्टिव मतलब क्या होता है? सिर्फ आप उसे रीड कर सकते हो। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों? यस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वायर टैपिंग? चलो वायर टैपिंग भी देख लेते हैं यहां पे। अगर आप यहां पे आप देखो वायर टैपिंग करना है अगर मुझे, तो वायर टैपिंग के लिए बेसिकली क्या होता है यहां पे, आप ये देखो, ये वाला जो डायग्राम है आपको जल्दी समझ में आएगा ना। उसी वायर टैपिंग में क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो बंदा है अपने घर से बात कर रहा है, राइट, वो कोई पर्सन से बात कर रहे हैं, और यहाँ पे इस सिग्नल के जरिए, इस सिग्नल से कनेक्ट होके जो पुलिस वाला है वो उनकी बातों को सुन रहा है। आ रहा है बात समझ? यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं? सुन रहा है। मैनिपुलेट नहीं कर रहा है कि भाई उसकी आवाज वो बोल रहे हैं और दूसरे को कुछ और सुने, नहीं, दोनों में बातें एज इट इज चल रही है, बट जो तीसरा बंदा है वो उस कम्युनिकेशन लाइन से जुड़ के सिर्फ बातों को सुन रहा है टेलीफोन के थ्रू। दैट कम्युनिकेशन, दैट टाइप ऑफ टेक्निक इज कॉल्ड एज व्हाट? वायर टैपिंग टेक्निक। आ रहा है बात समझ में? ये और उसके लिए हमें कुछ डिवाइस लगाने पड़ते हैं, फोन वगैरह पे हम लगा देते हैं, जिसके थ्रू हम उस फोन से आने वाली आवाज को जो है वो उस पर्टिकुलर रेंज में रह के सुन सकते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो यहाँ पे फोन टैपिंग भी बोलते हो आप, उसको वायर टैपिंग भी बोलते हो। देखो यहाँ पे लिखा है, इट इन्वॉल्व्स, कमान, धीरे धीरे, चुपके चुपके, चोरी चोरी क्या कर रहे हैं अपन? इंफॉर्मेशन को सुन रहे हैं, दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। सिर्फ सुनना है, कान लगा के क्या करना है दोस्तों? सुनना है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वायर टैपिंग। ओके, नाउ इसके बाद आता है दोस्तों पिगी बैकिंग। व्हाट डू मीन बाय पिगी बैकिंग? तो वायर टैपिंग में लिख लेना, इट इज अ टेक्निक, it is a technique to spy the information. spy का मतलब चोरी छुपे सुनना। okay, spy the information being transmitted over telephone line क्लियर है या नहीं क्लियर? यस, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज वायर टैपिंग। लास्ट में आता है दोस्तों पिगी बैकिंग। नाउ व्हाट डू मीन बाय पिगी बैकिंग? ध्यान से समझना, इट इज एन एक्ट ऑफ फॉलोइंग एन ऑथराइज्ड पर्सन। मतलब किसी एक विशेष व्यक्ति को मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे फॉलो करना पड़ेगा थ्रू अ सिक्योर डोर और इलेक्ट्रॉनिकली अटैचिंग टू एन ऑथराइज्ड कम्युनिकेशन लिंक एंड इंटरसेप्ट्स और ऑल्टर ट्रांसमिशन। तो अगर आप इसकी लैंग्वेज और सबवर्सिव थ्रेट के इन्वेसिव टैप की बात करूं मैं। इन्वेसिव टैप मतलब जहां पे आप सुन के ऑल्टर भी कर सकते हो, राइट। तो पिगी बैकिंग बिल्कुल वैसा ही है जैसे दैट इज सबवर्सिव थ्रेट है, बट इसमें उसमें क्या होता था? सबवर्सिव थ्रेट में आप किसी का भी मैसेज पढ़ के चेंज कर सकते हो, बट पिगी बैकिंग कब होगा? जब आप किसी पर्टिकुलर ऑथराइज्ड पर्सन को फॉलो करते हो। क्या बोला मैंने? जैसे आपने स्पेसिफिकली फॉलो किया बी को, सिर्फ आप बी के मैसेज को पढ़ के चेंज करो। अगर सलमान खान को मैं ये बोलता सिर्फ वो सोहेल खान के मैसेज को चेंज कर रहा है, बाकी और किसी के मैसेज को चेंज नहीं कर रहा है, तो देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? पिगी बैकिंग। और एक्चुअल में उस जो आपको वीडियो मैंने दिखाया वो पिगी बैकिंग था, बट सबवर्सिव थ्रेट भी मैं उसको बोल सकता हूं। कब बोल सकता हूं? जब सलमान खान वहां पे बैठे जितने भी लोग थे अपने हिसाब से किसी के भी मैसेज को रीड करे और चेंज कर दे। समझ में? तो अगर वो किसी पर्टिकुलर बंदे के ही मैसेज को फॉलो करके चेंज करना चाहता है, रीड करना चाहता है, इट्स कॉल्ड एज व्हाट? पिगी बैकिंग। और अगर बिना किसी को फॉलो किए रैंडमली किसी के भी डेटा को रीड कर ले, चेंज कर ले, इट्स कॉल्ड एज व्हाट? सबवर्सिव थ्रेट। क्लियर है? तो पिगी बैकिंग इज अ टाइप ऑफ सबवर्सिव थ्रेट ओनली। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। तो इसको मैंने शॉर्टकट में दे दिया कि पहले यहां पे क्या करना पड़ेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑथराइज यूजर को फॉलो करना पड़ेगा, देन इसके बाद उस कम्युनिकेशन लाइन से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, एंड देन आप डेटा को क्या कर सकते हो? मॉडिफाई। तो तीन चीजों को मिलकर यहां पे कवर हो जाएगा, बट सबवर्सिव थ्रेट में ये चीज नहीं होती है। आया बात समझ में? वहां पे हम किसी भी यूजर को क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं और डेटा को क्या कर सकते हैं? रीड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी कंप्लीट व्हाट दोस्तों? असिंक्रोनस अटैक। इसका टिप्स लिख लो आप फटाफट से। यस, टिप्स लिखो आप फटाफट से। यस, हाँ भाई आ जाओ जल्दी से। यस, नाउ टिप्स लिखो।
पिगी ने वायर टैपिंग करके, क्या बोला मैंने, पिगी मतलब पिगी बैकिंग, पिगी ने वायर टैपिंग करके, वायर टैपिंग मतलब वायर टैपिंग एज इट इज, डेटा लीकेज मतलब एज इट इज, डेटा लीकेज प्रिंटर स्पूल फाइल वाला डेटा, राइट। थ्रेट मतलब सबवर्सिव थ्रेट, सबवर्सिव थ्रेट के अंदर दोस्तों दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंडक्टिव एंड इन्वेसिव। इन्वेसिव में क्या होगा, रीड करके चेंज कर देगा, और इंडक्टिव में क्या होगा, सिर्फ रीड करेगा, चेंज नहीं करेगा। तो एज इट इज सारे पॉइंट यहां पे कवर हो गए। क्या बोला मैंने, पिगी ने वायर टैपिंग करके डेटा लीकेज किया जिससे थ्रेट हो गया। तो पिगी मतलब पिगी बैकिंग, वायर मतलब वायर टैपिंग, डेटा लीकेज मतलब डेटा लीकेज, एंड थ्रेट मतलब सबवर्सिव थ्रेट। सबवर्सिव थ्रेट में दो चीजें आ जाएंगी दोस्तों। नंबर वन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कम ऑन, पहला जो आ गया इन्वेसिव टैप, एंड सेकंड जो आ जाएगा दैट इज इंडक्टिव टैप। क्लियर और नॉट क्लियर दोस्तों? यस। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट डे जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, देखो अगर हम आप देखोगे तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का हमारा जो थ्रेट वाला पार्ट था दैट इज एक तो था दैट इज वायलेटर, एंड सेकंड था हमारे पास टेक्नोलॉजी एक्सपोजर दैट इज टेक्निकल एक्सपोजर, एंड सेकंड इज एसिंक्रोनस एक्सपोजर। ये हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ जो एक पार्ट रह गया लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का दैट इज कंट्रोल वाला पार्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पार्ट रहेगा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का। ये पूरा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है, अगर आप देखोगे ये पूरा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है। तो इसके लिए अपने को सेपरेट लेक्चर चाहिए होगा जहां पे हम लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल अक्रॉस द सिस्टम ये पूरा कवर अप कर देंगे। तो यहां तक मोबाइल कंप्यूटिंग तक जो है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल अक्रॉस द सिस्टम है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ आएंगे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल अक्रॉस द सिस्टम। तब तक के लिए इजाजत दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों।